हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट फॉर बीकॉम बीबीए स्टूडेंट्स। इसके अंदर अभी तक हमने 4 यूनिट कंप्लीट कर ली है। लास्ट यूनिट बची हुई है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 के अंदर जो है हमारा चैप्टर है, टॉपिक है, वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है, अगर इसको अच्छे से समझना है तो आपको पता है कि स्टार्टिंग के अंदर जब लेक्चर्स थे तब मैंने आपको बताए थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या एक मैनेजर जो होता है उसको क्या क्या काम करने पड़ते हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो क्या फंक्शंस जो है बिजनेस के अंदर करता है। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट फंक्शन हमने पढ़ा था प्लानिंग, कि जो मैनेजर्स होते हैं उनको अच्छे से सबसे पहले तो प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग करने के बाद उनको रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको हमने, ठीक है। और उसके बाद में वो बंदा करता है अपॉइंट स्टाफिंग, और स्टाफ को अपॉइंट करता है। स्टाफिंग के बाद में फिर उनको डायरेक्ट करता है और यहाँ से बिजनेस के अंदर एक्शन स्टार्ट हो जाता है। और डायरेक्शंस के बाद में लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है कंट्रोलिंग। तो देखा जाए तो मैनेजमेंट के अंदर हमने प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, स्टाफिंग कर लिया, लास्ट लेक्चर हमने डायरेक्शन का भी कर लिया था। अब बच गया कंट्रोलिंग, यानी कि पहले प्लान बनाया जाता है, उस प्लान को पूरा करने के लिए किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके लिए किस टाइप के स्किल के लोगों की ज़रूरत होती है उसको स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है, स्टाफिंग बोलते हैं। और फिर उस स्टाफ को डायरेक्ट किया जाता है प्लान के हिसाब से। अब काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, स्टाफ वगैरह सब रिसोर्सेज यूज़ आ रहे हैं, लेकिन वो यूज़ सही से आ रहे हैं या नहीं, जैसा हमने सोचा था वैसा स्टैंडर्ड से काम हो रहा है या नहीं, उसको ध्यान में रखना और उसके ऊपर एक्शन लेना, वो होता है कंट्रोलिंग। ठीक है, आगे आइए डिटेल में पढ़ते हैं इसको नोट्स की हेल्प से हम। सो कंट्रोलिंग जो है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन से काम स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग से वो काम कंट्रोल में आता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप कार चला रहे हो, है ना, तो आपको कार में कंट्रोलिंग जरूरत है ना, क्योंकि बैलेंस बिगड़ा नहीं और एक्सीडेंट हुआ नहीं। समझ में आया? तो ऐसे कैसे बिजनेस के अंदर भी कंट्रोलिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर कंट्रोलिंग नहीं हुई तो फिर बिजनेस ज़्यादा अच्छे से प्रॉपरली काम नहीं करेगा। ठीक है, तो कंट्रोलिंग होता क्या है, आइए हम उसको अच्छे से समझते हैं। वैसे मैं जो आगे पढ़ाने वाला हूँ उसको अगर थोड़ा सा ऐसे आपको एग्जाम्पल से या सिंपल सीधा बता दूँ तो कंट्रोलिंग में क्या होता है, जो हमने काम सौंपा होता है एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, तो वो काम के कुछ स्टैंडर्ड्स हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम सेलिंग डिपार्टमेंट है और वहाँ पर सेल्समैन है, अब सेल्समैन काम करेंगे, उनका काम है सेल्स को बढ़ाना, ठीक है। अब हमने हर मंथ का एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर रखा है कि भैया अभी महीना चल रहा है हमारा फॉर एग्जांपल ये दिसंबर, तो दिसंबर मंथ में जो हमारा बिजनेस का नेचर है उस हिसाब से सेल होनी चाहिए हमारी 2 लाख रुपए की। एग्जाम्पल के लिए 20 लाख हो सकती है, 10 लाख हो सकती है, हर किसी बिजनेस की अलग होती है। 2 लाख रुपए की सेल्स होनी चाहिए, तो ये एक स्टैंडर्ड हो गया। अब एक्चुअल में जब काम होगा, है ना, और जब काम चल रहा होगा तब हम देखेंगे क्या उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने टारगेट अचीव किए हैं। अगर 2 लाख रुपए सेल हो गई है तो अच्छी बात है, ज़्यादा हो गई है तो और बढ़िया अच्छी बात है, लेकिन अगर कम हुई है तो फिर उसके कारण पता करना और उसके ऊपर एक्शन लेना। वो कारण बहुत सारे हो सकते हैं कि सेल्समैन ने अच्छे से काम नहीं किया, मार्केट में किसी वजह से डिमांड उतनी नहीं थी तो डिस्काउंट्स या ऑफर्स ज़्यादा अच्छे नहीं दिए, प्रमोशन ज़्यादा अच्छे से नहीं किया, वो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो जो आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किए हैं, जो आपका एक्चुअल में वर्क हो रहा है, उसके बीच में जो डेविएशन है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, यानी उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको डेविएशंस बोलते हैं। वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, उसके ऊपर एक्शन लेना ही कंट्रोलिंग होता है। ओके, चलिए आइए हम इसको पढ़ते हैं। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व मेजरिंग एंड करेक्टिंग द एक्शंस ऑफ सबऑर्डिनेट। कंट्रोलिंग में क्या होता है, मेजर किया जाता है यानी कि मापा जाता है, और करेक्ट किया जाता है किसके एक्शंस, किसके एक्शन, सबऑर्डिनेट के, टू एश्योर दैट इवेंट कंफर्म टू प्लान। बट जो इवेंट चल रहा है, जो काम चल रहा है, जैसे हम एम्प्लॉय को डायरेक्शन देंगे, एम्प्लॉयज अपना काम स्टार्ट कर देंगे। अब एम्प्लॉयज के ऊपर हमको क्या करना, एम्प्लॉयज जो है, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स के मतलब हमारे नीचे काम करने वाले लोग, सबऑर्डिनेट बोलते हैं उसको, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, उनके एक्शन को एश्योर करना कि वो प्लान के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं। अब वो प्लान के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे, ये हम एश्योरेंस कैसे लेंगे, ऐसा आश्वासन हम कैसे लेंगे, जब उनके काम को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, उनके काम का मेजरमेंट करेंगे, उनके काम को अच्छे से चेक करेंगे। और जब हम चेक कैसे करेंगे, मेजरमेंट जो स्टैंडर्ड हमने डिसाइड कर रखे हैं उससे हम कंपेयर करेंगे, और जब मेजरमेंट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि काम जैसा सोचा था वैसा हो रहा है, स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो ओके, और नहीं हो रहा है तो उस काम को उनको करेक्ट कराने में हेल्प करना, ये होता है कंट्रोलिंग। ओके, तो ये इस लाइन का मतलब था।
Thus, it measure performance against goals and plans. So, where negative deviation exists and by putting in remedial action to correct deviations. अगर negative deviation आसा, deviation मतलब समझ गए ना, deviation मतलब जो विचलन, हिंदी में विचलन बोलते हैं इसको, मतलब जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव। हमने सोचा कि भाई इस साल जो है 2 लाख, इस महीने 2 लाख की सेल होनी चाहिए और वास्तव में सेल कितनी हो रही है। अगर 2 लाख ही हो रही है तो कोई डेविएशन है ही ना, पॉजिटिव ना नेगेटिव। लेकिन 2 लाख से कम हो रही है, मान लेते सेल हो गई 180, तो 20,000 का डेविएशन आ गया नेगेटिव। अगर नेगेटिव डेविएशन आता है तो फिर वहां पर हमको रेमिडियल एक्शन यानी कि उसको सही करने के एक्शन लेने चाहिए ताकि ये मिस्टेक बार बार ना हो। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन आता है तो फिर अच्छी बात है, बस उनको प्रोत्साहन देना होता है, पुरस्कार देना होता है एम्प्लॉयज के कि आपने बहुत अच्छा काम किया। द बेसिक कंट्रोल प्रोसेस इन्वॉल्व 3 स्टेप। जो बेसिक कंट्रोल प्रोसेस होती है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। अब 3 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट होता है एस्टैब्लिशमेंट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड समझ गए ना, मैंने एग्जांपल से आपको बताया, एक स्टैंडर्ड आप डिसाइड कर लो। अब वो जरूरी नहीं है कि सेल के केस में होगा, प्रोडक्शन के केस में भी हो सकता है, क्वालिटी के केस में भी हो सकता है, प्राइस के केस में भी हो सकता है कि प्राइस इससे नीचे नहीं करनी है, प्रॉफिट मार्जिन हमको इससे नीचे नहीं करना है, कॉस्ट को इससे ऊपर नहीं बढ़ाना है, क्वालिटी इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एस्टैब्लिशमेंट करना है स्टैंडर्ड का। सेकंड नंबर आता है मेजरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट दिस स्टैंडर्ड। अब आपने स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिए, अब उस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस हो रही है उसका मेजरमेंट करना, उसको कंपेयर करना। और जैसे आप कंपेयर करेंगे तो आपको या तो पॉजिटिव डेविएशन मिलेंगे या नेगेटिव डेविएशन मिलेंगे। पॉजिटिव डेविएशन मिलते हैं तो अच्छी बात है, वो बहुत बढ़िया चीज़ होती है। जैसे हमने जितना क्वालिटी कंट्रोल सोचा था उससे कहीं अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जितना हमने कॉस्ट सोचा था उससे कम आ रही है तो अच्छी बात है। जितना हमने मार्जिन सोचा था उससे ज़्यादा हो रहा है, सेल्स उससे ज़्यादा हो रही है, मार्केटिंग उससे ज़्यादा हो रही है, ब्रांड वैल्यू ज़्यादा हो रही है, जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया उससे ज़्यादा हो रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन हो गया, तो वो बहुत बढ़िया बात है। और जिस बंदे की वजह से ये हो रहा है उसको पुरस्कार दो, उसको सम्मानित करो, उसकी सैलरी बनाओ, उसको बोनस दो, उसको कमीशन दो ताकि वो और अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर नेगेटिव डेविएशन आ जाए, कैसा आ जाए, नेगेटिव डेविएशन आ जाए, तो फिर वहां पर एक्शन लो। उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, किसकी गलती है, कहां कमी रह गई, उसका पता लगाओ और उसके लिए रेमिडियल एक्शन यानी कि उसको सही करने के तरीके खोजो। ओके, तो 3 चीजें हैं, वो 3 चीजें वही है जो मैंने डेफिनेशन बताई, ऐसे ही बताई। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिसाइड करो, फिर जो आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किए हैं उससे एक्चुअल वर्क का मेजरमेंट करो, फिर जो डेविएशन आता है उसके ऊपर एक्शन लो। ओके, अब ये तीनों के तीनों यहाँ पर डिटेल में बताए गए हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर नोट्स के अंदर। सबसे फर्स्ट वही है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड जो है वो एस्टैब्लिशमेंट करो, स्टैंडर्ड जो है वो डिसाइड करो। अब स्टैंडर्ड डिसाइड बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं, है ना, तो उसके बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकता है, यूनिट ऑफ सर्विस हो सकता है, मैन आवर्स हो सकता है, एक आदमी कितने घंटे अच्छे से कितने क्वांटिटी में काम कर सकता है, मतलब कितने पीस बना सकता है, कितने घंटे काम कर सकता है, वो चीज़ें हो गई। और स्पीड, एफिशिएंसी हो गई। ये सारी की सारी चीज़ें जो है मॉनेटरी टर्म में एक्सपर्ट पहले से बताई हुई होती है। इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सेल्स हो सकता है जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया, कॉस्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। तो जो भी आपका जो भी आपने प्लान बनाया है उसके एक स्टैंडर्ड जरूर होंगे, वो स्टैंडर्ड पहले से डिसाइड कर लो और उसको मॉनेटरी फॉर्म मतलब उसको नंबर्स के अंदर बताओ कि सेल्स बढ़नी चाहिए, उसका स्टैंडर्ड ये है। अब कितना, 2 लाख, 5 लाख, वो कॉस्ट कम होनी चाहिए लेकिन उसका नंबर बताओ एक मॉनेटरी फॉर्म में, वो अच्छे से समझ आएगा जो काम करने वाले हैं उनको। तो ये स्टैंडर्ड आप पहले से क्या कर दो, डिसाइड कर लो। फिर उस स्टैंडर्ड का क्या करोगे बेटा, ये है ना कंट्रोलिंग वाला, ये मेन टॉपिक, ये मेन पॉइंट है। अगर ये एग्जाम में आ जाता ना, आप बिल्कुल अगर ये लेक्चर देख लोगे ना तो पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा जाके लिख सकते हो, इसलिए ध्यान से समझ लो। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। भाई जो काम चल रहा है उसका जाके मेजरमेंट करो कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, जो उनकी परफॉर्मेंस है क्या उस हिसाब से है जैसा हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था, और उससे हमको वो हासिल हो पाएगा जो हम चाहते हैं, यानी कि गोल अचीव हो पाएंगे क्या हमको, क्या कॉस्ट उतनी रह पाएगी, क्या सेल्स उतनी बढ़ पाएगी, क्या प्रॉफिट उतना रह पाएगा, वो परफॉर्मेंस को जाके चेक करो। तो द सेकंड स्टेप इन कंट्रोल प्रोसेस इज द मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को क्या करो, चेक करो। एम्प्लॉय, सबऑर्डिनेट्स का मतलब हो गया जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, है ना, अधीनस्थ बोलते हैं हिंदी में इसको। द मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस मे बी क्वाइट सिंपल इफ इट इज टू बी कंपेयर्ड अगेंस्ट मैन आवर्स स्टैंडर्ड for the production of mass production item, but it may be very difficult task if the is made and according to likes and dislike of individual customer। देखो, अगर पसंद और नापसंद के तौर पर देखें, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस परफॉर्मेंस को मेजर करना मुश्किल होता है, बट अगर इंडिविजुअल या इंटरनली देखें बिजनेस के अंदर, जो लेबर काम कर रहे हैं, जो मटेरियल यूज हो रहा है, जो क्वालिटी कंट्रोल है, जो कॉस्ट है, उसको मेजर करना बहुत इजी होता है। तो कुछ मेजरमेंट इजी होते हैं, कुछ मेजरमेंट जो होते हैं परफॉर्मेंस को मेजर करना, परफॉर्मेंस को मापना कहीं मुश्किल होता है, कहीं थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा।
एक बार जब मेजरमेंट हो जाता है परफॉर्मेंस का, तो फिर आपको क्या करना होता है, डेविएशन का पता लगाना होता है और करेक्शन ऑफ डेविएशन। अगर नेगेटिव डेविएशन है तो उसका करेक्शन आपको करना होता है। दिस इज द थर्ड स्टेप इन द कंट्रोल प्रोसेस। ये कंट्रोल प्रोसेस का लास्ट स्टेप है। करेक्शन ऑफ डेविएशन क्लियरली ब्रिंग आउट ऑफ रिलेशन बिटवीन कंट्रोल एंड अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजर्स मे करेक्ट डेविएशन बाय रिडाइंग देयर प्लान्स और बाय मॉडिफाइंग देयर गोल्स। मैनेजर्स जो होते हैं वो डेविएशन को करेक्ट करते हैं। अगर वहां पर लग रहा है कि जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किए हैं उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो कारण पता लगाते हैं। अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो उसको रेस्पॉन्सिबल किया जाता है और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखा जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वास्तव में किसी की गलती नहीं है, सब मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वही सही से डिसाइड नहीं हुए हैं, तो स्टैंडर्ड को भी ऊपर नीचे किया जाता है, यानी कि स्टैंडर्ड्स में भी जो है परिवर्तन किया जाता है। वो मैनेजर अपने हिसाब से करते हैं पूरी रिसर्च करने के बाद में। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लास्ट ये एक टॉपिक है, इसको हम कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब इसके पॉइंट्स से आप याद रखना, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देता हूं। रिक्वायरमेंट फॉर एडुकेट कंट्रोल। अगर आपको एडुकेट क्या होता है? एडुकेट मतलब एक पर्याप्त, एक ऐसा कंट्रोल जो जरूरी है। कंट्रोल भी कई तरीके के होते हैं, कई तरीके का मतलब करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जो कंट्रोल बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं तो वो इतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं मैनेजर्स, और कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, एक एडुकेट, एक पर्याप्त, जितनी ज़रूरत है उतना कंट्रोल अगर करना हो तो उसके क्या क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट आता है कंट्रोल शुड बी रिफ्लेक्ट प्लान एंड पोजीशन। कंट्रोल के अंदर जो आपने प्लान बनाया है, जो आपकी प्लान के साथ साथ में आपकी जो पोजीशन है उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ कंट्रोल होना चाहिए। जैसा प्लान बनाया है उस हिसाब से कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है, तो कंट्रोल करते टाइम दिमाग के अंदर जो आपका प्लान है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है, आपके जो गोल है, वो जरूर ध्यान रखें। सेकंड है कंट्रोल मस्ट बी टेलर्ड टू इंडिविजुअल मैनेजर एंड देयर पर्सनैलिटीज। जो मैनेजर हैं जिनको आपने कंट्रोल का काम सौंप रखा है, वो जो आपने उसको कंट्रोल का काम सौंप रखा है ना, हाँ, वो उसकी पर्सनैलिटी को मैच करना चाहिए। मतलब पर्सनैलिटी को मैच करना चाहिए, मतलब वो उस काम पे कंट्रोल कर पाए, लोगों की परफॉर्मेंस को चेक कर पाए, डेविएशन कैलकुलेट कर पाए, रेमेडियल एक्शन ले पाए, ऐसी उस मैनेजर में पर्सनैलिटी होनी चाहिए, तो ही उसको कंट्रोल का काम सौंपो, नहीं तो नहीं सौंपना है। नेक्स्ट आता है आपका फिर कंट्रोल शुड पॉइंट ऑफ एक्सेप्शंस एट क्रिटिकल पॉइंट। देखो, कंट्रोल शुड बी पॉइंट आउट एक्सेप्शंस एट क्रिटिकल पॉइंट। कई बार क्रिटिकल पॉइंट आते हैं जहां पर कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर क्या करना चाहिए? देखो, कंट्रोल शुड पॉइंट आउट एक्सेप्शन सो दैट मैनेजर में कॉन्करेंट देम फॉर रेमेडियल मेजर। दे शुड ऑल्सो इंडिकेट विच डेविएशन आर मोर इंपोर्टेंट एंड विच आर लेस। मैंने पहले ही बताया ना, पॉजिटिव डेविएशन भी आ सकता है, नेगेटिव डेविएशन भी आ सकता है। अब पॉजिटिव डेविएशन आता है तो वहां पर खुशी की बात है, अच्छी बात है, वहां पर भी एक्शन लेंगे, लेकिन पॉजिटिव एक्शन लेंगे। नेगेटिव डेविएशन आता है तो वहां पर एक्शन नेगेटिव लिए जाएंगे, यानी कि उसके लिए किसी को रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, हो सकता है किसी पे पेनल्टी भी लगानी पड़े, किसी को जॉब से निकालना भी पड़ सकता है। लेकिन जो नेगेटिव डेविएशन आते हैं, है ना, वो कई सारे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कहीं लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। जो लेस इंपॉर्टेंट होते हैं उनको रहने दो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए उस जो कॉस्ट है वो 5% ऊपर जा सकती है। अगर 5% ऊपर चली जाती है तो वो डेविएशन तो है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं। वैसे कॉस्ट 5% बहुत ज्यादा हो जाती है। एक एग्जांपल यहां पर मैं दे रखा है, ये देखो, ये लेवल डेविएटेड फ्रॉम बजट बाय 5% बट अनवरीड इफ द कॉस्ट पोस्टेज स्टाम्प डेविएटेड फ्रॉम बजट बाय 20%। जैसे कॉस्ट ऑफ स्टाम्प जो है 20% से बढ़ गई, तो स्टाम्प की जरूरत है तो कॉस्ट तो बढ़ेगी, तो इसको आप लेस इंपॉर्टेंट डेविएशन मान सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेविएशन, क्रिटिकल पाथ होते हैं, वहाँ पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका जो एडुकेट कंट्रोल की ज़रूरी है, वह कंट्रोल शुड बी ऑब्जेक्टिव। कंट्रोल जो है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। कंट्रोल शुड बी फ्लेक्सिबल। कंट्रोल जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कई बार आपका डेविएशन जो है वो इतना जो आ रहा है उसकी वजह आपने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किए, गोल डिसाइड किए, वो भी हो सकती है। तो आप वहाँ स्टैंडर्ड और गोल्स के अंदर भी थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकें। थोड़ा बहुत आपको इधर भी मेजरमेंट करके रेमेडियल एक्शन लेना पड़ेगा, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो जो आपका कंट्रोल है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो एकदम कठोर नहीं होना चाहिए। कंट्रोल शुड बी इकोनॉमिकल। कंट्रोल करने के चक्कर में इतना पैसा नहीं खर्च करना है कि कॉस्ट ही बढ़ जाए, है ना। कंट्रोल की वजह से जो फायदा हो रहा है उससे ज़्यादा खर्चा हो गया तो फिर वो कंट्रोल कुछ काम का नहीं है। तो कंट्रोल कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट, कंट्रोल लीड टू करेक्टिव एक्शन। कंट्रोल के अंदर करेक्टिव एक्शन होने चाहिए, यानी कि जो अगर कहीं डेविएशन आए तो उसको करेक्ट करने के एक्शन जरूर लिए जाने चाहिए।
कंट्रोल शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग, कंट्रोल जो है फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। आपने जो कंट्रोल किया है, आपका जो पूरा प्रोसेस हुआ है, उससे जो रिजल्ट निकले वो आगे फॉरवर्ड कीजिए, या फिर आपका जो एक्सपीरियंस है उसको आगे मैनेजर्स में फॉरवर्ड कीजिए। तो कंट्रोल जो है फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, जो एक ही बंदे के पास नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हो गई रेमेडीज जो एक कंट्रोल प्रोसेस के अंदर, एक एडुकेट कंट्रोल के अंदर ज़रूरी होती है। ठीक है, रेमेडीज नहीं बोलेंगे, ये एडुकेट कंट्रोल के लिए रिक्वायरमेंट है कि एक एडुकेट कंट्रोल रखना है, तो ये रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो आप एक अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। आगे के लेक्चर्स के अंदर हम इस चैप्टर को आगे और बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, और जो सब्जेक्ट्स मुझे पता चले हैं उस हिसाब से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर आपके लिए अपलोड कर सकूं, लेकिन कुछ मेरी भी मजबूरियां हैं क्योंकि पढ़ाने वाला मैं एक हूँ, है ना, टीम ज़्यादा है नहीं। हाँ, अगर चैनल बड़ा हो जाएगा, आपका सपोर्ट रहेगा, तो टीम भी बड़ी ज़रूर करेंगे, तो उसके बाद में तो आपके लिए और बहुत सारे ढेर सारे लेक्चर्स डेली आएंगे। लेकिन अभी मेरे से जितना हो सकता है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हमारी फैमिली भी बड़ी होगी, इधर टीचर्स की और आप स्टूडेंट्स की, दोनों की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।